घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होगी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, लेकिन इसके साथ ही बात होगी मुख्य तौर पर कोरोना की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां, वो खबरें जो सुर्खियां तो नहीं है लेकिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कश्मीर की मासूम बच्ची की गुहार आपको दिखाएंगे। होमवर्क का बोझ कम करो मोदी साहब, वो कह रही है। जी हां, और लखनऊ की बात होगी जहां के एक परिवार की दर्दनाक कहानी आपको दिखाएंगे। कोरोना से हुई है इस परिवार के 8 सदस्यों की मौत। दिल्ली की बात होगी जिसमें आधी रात को आंधी बारिश का तांडव देखा गया और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो सबसे पहले बात होगी यूपी और एमपी की, जहां पर आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबे लॉकडाउन के बाद दोनों सूबे आज से धीरे धीरे खुलने लगेंगे। हम आपको बता दें कि यूपी में 600 एक्टिव केसेस वाले 14 जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। इन इलाकों में अब हफ्ते में सिर्फ कुछ ही दिनों कर्फ्यू लगाया जाएगा। 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले 14 जिलों में कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये यूपी का लॉकडाउन अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब थोड़ी राहत दिखने लगी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यानी कि कुल 12 घंटे तक दुकानें खोली जाएंगी ताकि दुकानदारों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है लॉकडाउन हुए। रात का कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा यानी कि रात को गतिविधियां सामान्य नहीं की गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन आज 1 तारीख से यूपी और एमपी में कई जगहों पर खोला जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन पूरे यूपी में जारी रहेगा यानी कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लागू रहेगा। तो आपको हम वो जिले दिखा रहे हैं जहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, इन तमाम जगहों पर 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यही वजह है यहां पर कर्फ्यू जारी रखने के लिए कहा गया है। लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गाजीपुर, बरेली, इन तमाम जगहों पर कर्फ्यू जारी रहने वाला है। तो ये वो जगह है, ये वो जिले हैं जहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनलॉक वहां पर जारी रहने वाला है। हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह, वो उद्योग जो खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक का आवागमन। तो इन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे और साथ ही धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अब यूपी और एमपी में होने लगेगी। तो जिन 14 जिलों में पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू रहेगा उनमें तमाम वो जगह हमने आपको दिखाई जहां पर अभी भी कर्फ्यू जारी रहने वाला है। एमपी की भी हमने बात करी किन चीजों पर पाबंदी जारी रहने वाली है और आज से क्या कुछ खुल रहा है। उद्योग धंधे, किराना दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, रूम डाइनिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सभी प्रकार के सामान और माल की आवाजाही की इजाजत मिल गई है। धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक के काम करने को भी अनुमति मिल गई। तो यूपी के सभी 75 जिलों में 18+ उम्र वर्ग वालों को टीकाकरण आज से शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन का ये अभियान डिले हो चुका है और ऐसे में तमाम यूपी के वो जिले जहां पर 18+ वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ था वहां पर अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख करेंगे, लखनऊ से जानकारी लेंगे। अभिषेक, किस तरह से आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, क्या इसके लिए तैयारी की गई है, किस तरह से बूथ बनाए गए हैं और कैसे डिवीजन किया जाएगा लोगों का कि वो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे?
देखिए बिल्कुल नेहा, आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीनेशन मिलने लगेगा। अभी तक इसकी संख्या सीमित थी, कुल 23 जिलों में ये टीकाकरण हो रहा था, लेकिन आज से सरकार ने इसको तमाम 75 जिलों के लिए शुरू कर दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार ने एक हफ्ते में लगभग 11 लाख की क्षमता तक लोगों को पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स पे ये के हिसाब से जो इसका आकलन किया जाता था, उसमें वेस्टेज जो दिखाई देता था उससे इसका सही आकलन नहीं हो पाता था। तो कैपेसिटी के हिसाब से इस बार आकलन किया जाएगा और सरकार का मानना है कि इस महीने यानी जून में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इस बार करना है। इसको लेकर के एक्शन प्लान बनाया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस सरकार का है। अलग अलग गांव में मिला करके एक सेंटर बना के वहां पर वैक्सीनेशन कराने की बात की गई है। हालांकि चुनौती सरकार के आगे ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग इस वक्त वैक्सीन को लेकर के भ्रम की स्थिति में है, जो इच्छुक नहीं है। वहां भी जागरूकता के जरिए सरकार को इसे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग इस वक्त 30 लाख के करीब जो है वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें 15 लाख की जो वैक्सीन है वो 18 से 44 और 17 लाख के करीब जो है वो 45 प्लस के ऊपर वाली उपलब्ध है। यानी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को ये ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए इसको और लोगों तक, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक करने की ज़रूरत सरकार को नज़र आ रही है, जिसके ज़रिए ही इस पूरे जो टीकाकरण है उसको सरकार ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। रवीश, जिस भ्रम का जिक्र यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं, उसी तरह की भ्रम की स्थिति क्या मध्य प्रदेश के भी अलग अलग इंटीरियर इलाकों में देखी जा रही है? क्या लोग वैक्सीनेशन लेने से परहेज कर रहे हैं? किस तरह का वहां पर माहौल है? क्या लोग बढ़ चढ़ कर आज आएंगे, हिस्सा लेंगे? देखिए नेहा, आपको बता दें कि मंगलवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होता है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीनेशन होता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को। लेकिन जिस भ्रम की आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई जो अंदरूनी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर लोगों में कई तरीके की भ्रांतियां हैं, भ्रम है। ये रिपोर्ट हमने पहले भी दिखाई थी और अभी भी हम आपको बताएं कि ऐसी खबरें कई अंचलों से निकल के आ रही हैं, ग्रामीण अंचलों से, जहां पर लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। उनके मन में कई तरीके के सवाल है और इसीलिए ये जो किल कोरोना कैंपेन शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, इसके तहत लोगों को न केवल कोरोना से बचने की सलाह दी जा रही है, कैसे बचना है इसके बारे में बताया जा रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन पे जो भ्रम बना हुआ है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में टीमें जा रही हैं, लोगों से बात कर रही है और उन्हें समझा रही है कि वैक्सीनेशन ही फिलहाल इस कोरोना वायरस से लड़ने का इकलौता हथियार है, इसलिए ग्रामीण इससे डरे नहीं। उन लोगों को साथ में ले जाया जा रहा है गांव के, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवाए हों और वो सुरक्षित हैं, उनसे लगातार बात करवाई जा रही है, ताकि लोग जो है उनके मन में अगर किसी तरीके को डर हो तो कम से कम अपने गांव के ही एक शख्स को देख करके वो डर दूर हो। इन सब के बीच आज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो फिर वैक्सीनेशन को बहुत आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता भी बन गई है, क्योंकि लोग अब बाहर निकलेंगे। अब पहले दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं अनलॉक की, कि जो किराना की दुकान है वो 1 महीने से बंद थी, अब खुली हैं। तो सुबह से कैसे आप देखिए सामने तस्वीरों में जो किराना की दुकानें हैं, जो कम से कम बीते 35 दिनों से कोशिश में थे कि ये खुल जाए शायद, लेकिन अब ये अनलॉक हुआ है, तो अब लोग सुबह से यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। सरकार को पता है कि अब अनलॉक के बाद लोग बाहर निकलेंगे बाजारों में, तो ऐसे में कोरोना वायरस से अगर बचना है तो जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करना होगा। लेकिन सवाल वही है कि वैक्सीन कितनी उपलब्ध है। अगर वैक्सीन उपलब्ध होती तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीनेशन नहीं होता मध्य प्रदेश में। फिलहाल मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि वैक्सीन की सीमित संख्या के चलते वैक्सीनेशन का जो काम है वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन होता है, और इसीलिए सरकार ये मान के चल रही है कि जब तक पूरी तरीके से स्टॉक जितना मांगा है उन्होंने अगर वो मिल नहीं जाता, तब तक इसी प्रक्रिया को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी और एमपी की तस्वीर दिखाते हुए हमारे दोनों संवाददाता और बताते हुए कि कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव अब तेजी से वहां शुरू हो सकेगी, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया इन दोनों सूबों में आज से शुरू हो रही है। और दोनों सूबे के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उनकी संख्या को लेकर, देखिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान
600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। कोरोना कर्फ्यू में ढील कैसे दी जाएगी, धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी और सरकार उसी फैसले को लागू करेगी। और कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नाम दिया है। दरअसल तकनीकी शब्दों में कहें तो वायरस पर WHO ने एक लेबल लगा दिया है। लेबल के लिए ग्रीक शब्दावली का चयन किया गया है। अब कोरोना के वेरिएंट्स को इंडियन वेरिएंट्स या यूके वेरिएंट्स या US वेरिएंट्स जैसे नामों से नहीं बुलाया जाएगा। दरअसल इन नामों से संबंधित देशों से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं किस वेरिएंट पर WHO ने कौन सा लेबल लगाया है। यूके में सितंबर में मिले वेरिएंट को अल्फा कहा जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में मई में मिले वेरिएंट को बीटा, ब्राजील में नवंबर 2020 के वेरिएंट को गामा और भारत में अक्टूबर में मिले वेरिएंट को डेल्टा कहा जाएगा। अमेरिका में मार्च 2020 में मिले वेरिएंट को एप्लिसन और ब्राजील में अप्रैल 2020 में मिले वेरिएंट को जीटा कहा जाएगा। विभिन्न देशों में पिछले साल दिसंबर में मिले वेरिएंट को ईटा फिलीपींस में और जनवरी में मिले वेरिएंट को थीटा, अमेरिका में नवंबर में मिले वेरिएंट को आयोटा और भारत में अक्टूबर में मिले वेरिएंट को कापा नाम से जाना जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस कश्मीरी बच्ची की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। होमवर्क से परेशान बच्ची ने सीधे PM से गुहार लगाई है। छोटे छोटे बच्चों से इतना होमवर्क क्यों कराया जाता है? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? मासूम सी बच्ची की बोली भली ही मासूम है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हर बच्चा जानना चाहता है। होमवर्क का बेइंतहा बोझ मासूमों पर क्यों? छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो इतने शेयर हुए कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा तक पहुंच गया। LG ने बच्ची के सवालों का संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के भीतर स्कूली शिक्षा विभाग को ऐसी नीति पेश करने को कहा है जिससे बच्चों का होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, बहुत ही मासूम भरी शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत, आनंद से भरे होने चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को।
जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सरकार बच्चों की इस परेशानी से अनजान है। पिछले साल आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। नई नीति में बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ हल्का करने के साथ साथ होमवर्क कम करने का भी प्रावधान किया गया है। नीति में कहा गया है कि बच्चों को ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें असली समस्या इसे लागू करने को लेकर है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल अभी भी इसे लागू नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं के स्कूली बस्ते का भार उनके शारीरिक वजन के 10% से अधिक नहीं होगा। यानी पहली दूसरी कक्षा के बस्ते का वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं रहेगा। तीसरी से 5वीं कक्षा तक ये सीमा 3 किलो तक होगी। वहीं छठी व 7वीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का बोझ सिर्फ 4 किलो निर्धारित किया गया है। इतना वजन बच्चे आसानी से उठा सकेंगे। जाहिर है, बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि बस्ते और होमवर्क के बोझ को कम किया जाए। पीएम मोदी से ये बच्ची यही गुहार कर रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। खैर, ये बच्चे अपने ज्यादा होमवर्क से परेशान हैं, तो वहीं 12वीं क्लास के बच्चे अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर परेशान हैं। 12वीं के इम्तिहान कब होंगे, कैसे होंगे भी या नहीं, इसे लेकर अब तक फैसला लटका हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कल कहा कि 2 दिन के भीतर वो कोई फैसला कर ले। वैसे अटकलें तेज है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। कुछ राज्य परीक्षा रद्द करने के हक में हैं, तो कुछ राज्य फॉर्मेट में बदलाव के साथ परीक्षा के हक में हैं। अब केंद्र सरकार के पाले में। रुकना होगा यहाँ, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नई दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदलने से गर्मी से फौरी तौर पर राहत मिली है। दिल्ली और इससे सटे राज्यों में सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक तेज हवाएं और बारिश होती रही। दिल्ली से सटे नोएडा के कई इलाकों में कई घंटों तक धूल भरी आंधी चली और बाद में तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने से मुख्य सड़कों पर पेड़ गिर गए। सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के मंडी हाउस और अकबर रोड के अलावा उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। कई घंटों तक बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ साथ उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। तो दिल्ली नहीं, देश के कई शहरों में लगातार बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही है। भीषण गर्मी के इस मौसम में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन कई जगहों पर बारिश राहत की बजाय आफत बनकर आई। रुकना होगा यहाँ, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर।